Good morning to all. Uh, Ritik, Ritik, unmute yourself. Ritik Bhushan, unmute yourself, please. Astha Gupta, unmute yourself. Yes, sir. Which topic we have discussed in last session? सर मैं 2 दिन से सर ट्रेन पे था सर, मुझे नहीं पता, सर मैं भूल गया हूँ। Yes. आपने लास्ट क्लास ली नहीं थी, तो जिन सर ने ली थी उन्होंने लीडरशिप के बारे में बताया था। ओके, हमने लास्ट क्लास नहीं ली थी, लेकिन उससे पहले तो क्लास ली होगी ना हमने। हाँ, तो आपने उस दिन ग्रुप वगैरह, हाँ ग्रुप्स वगैरह के बारे में बताया था कि हम लोग ग्रुप्स क्यों बनाते हैं। ओके, ग्रुप्स हमने बता दिए थे आपको, है ना? यस सर। उसके बाद भी शायद एक टॉपिक बताया था, उस टॉपिक का नाम। सर पीडीएफ भेज दीजिए, टॉपिक लाइन वाइज याद नहीं है कि कौन सा टॉपिक कब हुआ। एक तो ये वाली क्लास भी हफ्ते में एक बार होती है। 2 बार होती है। ये तो हफ्ते में कहाँ, ही हफ्ते में 2 बार कहाँ, वो रेगुलर क्लास जो रोज की रोज हुआ करती हैं। ओके, रुकिए जरा। ऐसा हमारा सिलेबस पूरा ही है, हम रिवीजन फेज में हैं एक तरीके से। यस सर। मैनेजमेंट ऑफ चेंज कर लिया होगा हमने, जहां तक है। हाँ, किया नहीं मैनेजमेंट पूरा? ऑफ चेंज हो गया था। पूरा नहीं हुआ होगा। तो आपने स्टार्ट तो किया था कि चेंज क्यों जरूरी है, आपने वीडियो। नहीं सर, चेंज कंप्लीट हो गया था, उसके बाद तो आपने ग्रुप पढ़ाया है। नहीं, पहले मैंने ग्रुप पढ़ाया, चेंज बाद में। हमें लग रहा है जब चेंज वाली वीडियो आपने लास्ट में दिखाई थी, वो सदगुरु वाली। हाँ, उसके बाद कोई लेक्चर हुआ ही नहीं है मेरा। हाँ शायद उसके बाद वो दूसरे वाले सर ने पढ़ाया था। सो हमें करना था आज फिर से मैनेजमेंट ऑफ चेंज। उसमें हमने कोई मॉडल डिस्कस नहीं किया ना अभी तक, कि हम किसी मॉडल को डिस्कस करें। अभी मैंने आपको सदगुरु वाली वीडियो दिखाई थी, जिसमें आपने देखे थे कि उन्होंने बताया कि अगर हम रजिस्ट करते हैं किसी चेंज को, तो हम अपनी लाइफ को रजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर और कंफर्ट को चूज कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज वी डू नॉट वांटेड टू लूज आवर कंफर्ट, वी डू नॉट वांटेड दैट एनी फोर्स कैन डिस्टर्ब अस। ओके, हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, हम उस चेंज को इनिशिएट होने से रोकते हैं। राइट? लेकिन फिर से वही बात, रेजिस्टेंस क्यों है ये हमें पता चल गया उस वीडियो को देख के, कि लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग फॉर द चेंज फॉर देमसेल्फ। उनको कोई उसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं मिल रहा है। इसी के लिए कि लोग कैसे रेजिस्ट करते हैं चेंज को, क्या क्या बहाने ढूंढ लेते हैं, क्या क्या वो देखते हैं, सेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। तो किस तरीके से प्रॉब्लम होती है किसी लीडर को कोई चेंज इनिशिएट करने में, उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, उसको हम देख लेते हैं अभी। फिर एक मॉडल डिस्कस करेंगे, अगदार मॉडल। ठीक है? काफी सारे यस सर। मॉडल्स हैं आपके पास, लेकिन अकदार और बाकी सब एक जैसे ही मॉडल्स हैं। एक तरीके से समझिए, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस पढ़ा है सुभांशी? यस सर। यस सर। यस सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, देन क्रिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवेल्युएशन ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटेशन,
implementation of alternative that best suits or that can resolve the problem, and then feedback, right? ये एक प्रोसेस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. इसी प्रोसेस को ही यूज किया गया है एक तरीके से मैनेजमेंट ऑफ चेंज में. जितने भी मॉडल आएंगे उसमें यही प्रोसेस फॉलो किया गया है. जैसे एक्सेस द नीड फॉर चेंज, क्या जरूरत है चेंज करने की. देन एनालिसिस द एनालाइज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कैसे आप चेंज कर सकते हो उसके तरीके ढूंढे. फिर एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन मींस इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव. उसके बाद आप एक को सिलेक्ट करोगे और फीडबैक देखोगे कि चेंज का फायदा हुआ है या नहीं हुआ, सस्टेन करने की कोशिश करोगे. सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट आएगा, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस आपको दिखाई देगा हर मॉडल में. पहले हम देख लेते हैं पीपल रजिस्ट करते कैसे हैं, आगे कितने बहाने ढूंढ लेते हैं किसी एक चेंज को इनिशिएट करने से पहले. बाकी फिर हम देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है चेंज से. Okay, sir. No one will listen. Hey, Martin, what's wrong? I've had enough of this. Every change I've suggested is knocked down. It's impossible to change anything around here. And maybe your suggestions are no good? That's nonsense. You know why it happens. Everybody knows. It's because people resist change. Resist. You are wrong. I don't resist change, and neither does the average Joe. Everyone has pushed for major changes in his or her life. Many young people leave their homes, choose to get married, pray for children, and show me somebody who resists the change of a promotion at work. Can you really fool yourself that you don't resist change? I resist only the changes that I have a good reason to resist. The others I accept. Baloney! Try me. Okay, I'm game. Making a change is like climbing a mountain. Here's one. Climb it. Don't think so. Haha, you see? You do resist change. I don't resist change. I resist this particular change because I don't have a reason to climb the mountain. I don't see the plus in the change. Well, what's a good reason for you? A higher salary, better health, or an improved relationship. Okay, I'll take care of your excuse. There's a pot of gold waiting for you up there. Is that good enough? Now will you climb? Nope. Point proven! You most certainly resist change. Of course I resist this change, and with good reason. See for yourself. Too much effort, too much time, too high a risk. It's perfectly logical. The minus of the change outweighs the plus of the change. Another excuse. Fine, I'll reduce the required efforts and the risk. Now are you willing to climb? I don't think so. Aha! I knew it! Excuse after excuse. You remove one, another one pops up. The end result is still the same. The change is definitely good for you, and yet you still resist. But it's not good for me. I don't want the change because I'm comfortable in my current situation. Another excuse. Not at all. You look at it too narrowly. No wonder people reject your suggestions. What? I looked at both the plus and the minus sides of making the change. Yes, but you've ignored the pluses of not changing. I like my profession. I like the city I'm in. I like my style of living. I like my mermaid. But she cannot climb the mountain with me. You've just proved my point. Maybe you justified it logically, but at the end of the day, people will always resist change. They can simply declare that they have a mermaid, and there goes any chance of causing a change out the window. I'm not looking for excuses, but unlike you, I'm not in love with your suggested change. I'm more objective. Oh, so you're Mr. Objectivity, huh? The guy who only looks at the plus side of staying the same? Aren't there minuses as well?
I guess there are. Think of situations that if things stay as they are, alligators will bite your ass off. Your firm may go bankrupt, or your spouse may ask for a divorce, Of all the nerve! or your health will decline drastically. Aren't you fighting alligators? Constantly! Sometimes I feel that the people I try to convince are so busy fighting off the alligators that they should be climbing the mountain even if there is no pot of gold waiting at the top. Still, everybody resists change, including you. Not at all. Show me how the pot is large enough for me, and the teeth of my alligator are sharp enough, and my effort and my risk to change is not as big, and that I don't have to give up on a beautiful mermaid, then I assure you I will climb the mountain. That's what I do, and it doesn't work. Really? Have you ever tried to present all four sides of your suggestion? Let me ask you a more pertinent question. Did you figure out in advance what the pot is for the person you're trying to convince? Not your pot, but his or her pot. What is his or her crutch? What are the alligators and the mermaids for the other party? I guess not. There you go. Also, when you concentrate on one aspect and the other person concentrates on another, you are bound to miscommunicate. Looking at all four factors and doing it from the other party's perspective sounds like a lot of preparation. Are you sure it'll pay off? Not if you believe that people are programmed to resist change, or any change. I guess I'll never know unless I give it a try. I'll let you know how it went. Share your experience. यस देखा आपने इसमें क्या है इस वीडियो में हमें पता चलता है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं whenever we wanted to change we should cope up with the mental status with our employees. Like if our employees are not wanted any change, they will usually resist because they do not wanted to lose their comfort zone as they are comfortable in their present situation. But the need of the organization is to change immediately, because if they do not change, they will have a question about matter of survival for them, and they will not survive for a longer period of time. So that they should have to change their strategies, their working procedures, etc. and etc. And their employees have to do this. It depends on the leader's characteristics whether he wanted to make a change with harmony, and whether he wanted to make a change with a balanced situation. He wanted to retain all his people. He do not wanted to make any resistance for introducing any change in the organization. It depends on the leader's characteristics. As I have told you earlier, that if you will give training, prior training to your employees before making any change in your organization, it will reduce the level of resistance. As the employees are in confident position, they are comfortable to accept this change, as they know that they will utilize their skills better in this situation, as we have prepared them for to work in any changing situation, right? Like most of the companies does this thing, and most of the companies are not following this principle, and they make rigid policies. Like we have an example of failure of Nokia after Android. We have example of Bajaj scooters. Like Bajaj scooters are the one who are the leaders in Indian market, but right now we do not have any scooter from Bajaj. Right now they have launched one scooter in electric division, but electric segment, but we don't have any petrol scooter from there, from offering from them. So that's a very major issue for Bajaj automobiles, that they do not have their scooters in the market, while at once they are the leaders of providing best scooters to Indian consumers, to Indian market. Because at
the time the change is required, they have not initiated a change in their organization. That's why they lose the market. And we have another player in the market named Honda Activa. Now they are the leaders while for providing scooters for Indian market. Okay, and some of the other players have entered into the market after Bajaj, like TVS Jupiter, okay, like Hero, Pleasure, but we do not have any scooter from Bajaj. They have initiated a change very late, after 7 or 8 years, while closed their production of scooters. They have introduced a one scooter named Bajaj Crystal DTSI, but they do not make any promotion for that, so that all the peoples are not aware about that Bajaj have offered one scooter in this segment. But that's the reason they have not succeeded well. That's the reason they have not succeeded well, and they have not initiated a change in an effect by effective strategies. Okay, so change is required, as we have examples of this kind of things that leaders are struggling right now. Like Nokia is struggling in today's market because they have not initiated a change on time. If timely they shake hand with Android, they will perform better. But right now they are struggling in the market. And before 5 years or 6 years, they are the leaders to Indian market while for providing mobile services or mobile phones. So that you can see that if change is required from the external environment, the external forces are changing, the competition is changing, you have to change. If you will not initiate any change on time, you will not succeed. Your organization will have to um, bear losses. You cannot retain your customers for a longer period of time while offering the same kind of products and services to your customers. Okay. Is there any confusion? No, sir. We can just check the strategy of, I think I have a video of Wipro organization, how they have introduced ERP systems to initiate changes in their existing system, and how ERP helps them. Okay, Okay, sir. think that's a video I will show you. Meet Dave. Meet David. David's the CEO of a big company. David's company is growing fast, very fast. And to maintain a competitive edge in an era of hyper competition, David plans to introduce a change in the way he's doing business. Any good leader knows that the only thing that's constant is change. Changes both within and outside the organization. Mergers, acquisitions, adopting new practices, upgrading technology. All of these are inevitable. David's decided to implement ERP to manage critical functions like sales, finance, and human resources. But how are these changes going to affect the average employee? Someone like Sam, for instance. Meet Sam. Sam's an accountant. He's great with numbers. What he's not so great at is handling unpredictability. He's worried about how he will manage with the ERP system. Will he be trained properly and on time? Will the new system be launched at one go? Will the timeline of these changes be communicated to him? Sam's too anxious to focus on work. He misses deadlines. His customers are unhappy. He's so apprehensive and stressed that he quits. Now imagine the same situation with every employee of the organization. Not just Sam from accounts, but Bobby from sales and Anne from HR too. That's a lot of uncertain people stressing out
about the ERP with no clear communication, worrying about changes that could have been handled better. Morale drops, attrition increases, deadlines are missed, quality falls, customers are complaining, the company suffers. Now you know why David's nervous. But what if there was another way? What if you could pick up the phone and call the specialist in managing organization change? Leading industry experts with the experience and the know-how to help ease your organization through difficult periods of transition. That's where we come in. We specialize in organizational change management. We can help assess exactly how to deal with any change in your organization, identify potential change barriers, and create a change roadmap. A change management strategy. A strategy that will ensure everyone affected by these changes are sufficiently engaged and their buy-in ensured. We'll manage key stakeholders at each step of the change journey, focus on people capability through training sessions, and ensure people alignment with the organization design. And what are the benefits for you? Increased productivity, project cost controlled, and greater competence, with better performance and happier customers. Now you, like David, can lead a company through ever-changing times. Change is constant, so let's change for the better, together. राइट आपने देखा कि ईआरपी सिस्टम है जिसको इनिशिएट करने की वजह से बिना बताए लोगों को, बिना उसको ट्रेंड किए, लोगों की प्रोडक्टिविटी घटने लग गई। जो मैंने आपसे एक बार सवाल किया था शुभांशी, कि अगर आपको मैं एक सॉफ्टवेयर चेंज कर दूं आपके लिए नेक्स्ट डे से ही, तो आपका जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आप अपनी कैपेबिलिटी है, आप अपनी ईगरनेस है आपके अंदर कि आप नई चीजें सीखना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। लेकिन सेम थिंग कि कुछ समय के लिए आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जरूर डाउन होगा। अगर उस समय में आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो आपका मोराल भी डाउन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हर एम्प्लॉय के साथ होता है। तो हमें ये जरूरी है कि हम उसे टाइमली आइडेंटिफाई कर लें किस चेंज को हमें करना है, और उस चेंज को आइडेंटिफाई करके इनिशिएट करने से पहले अपने वर्कफोर्स को उसके लिए रेडी कर दें। यानी कि उनको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करा दें, उनको काउंसिल कर दें, ताकि उनको उस चेंज को करने से पहले हम प्रिपेयर कर दें उस पर्टिकुलर चेंज के लिए, और चेंज करते वक्त हमें कोई रेजिस्टेंस ना दिखाई दे, लोग एक्सेप्ट कर लें और अपने आप को फिर से कंफर्ट जोन में ही देखें कि हम अभी भी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि हमें काम तो आता है, हमारे लिए काम मुश्किल नहीं है। लाइक देखिए, चेंज के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? BS6 पे अपग्रेड करने को कंपलसरी कर दिया है सारे ऑटोमोबाइल्स को, राइट। अब BS6 क्या है? शिवांशी, कैन यू टेल मी? नो सर। ओके, कोई भी? ऋतिक? ऋतिक, यस सर। BS6 क्या है? सर ये जो सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर, मोटरसाइकिल वगैरह में यूज होता है, कार वगैरह में। जैसे सर BS6 तो इंजन में आता है ना सर, लगा हुआ। इंजन अपग्रेड ही तो किया है, भारत स्टेज 6 हो गया ना BS6। यस सर। इंजन्स के लिए होता है। भारत स्टेट मिशन। आदर्श आप बताएं। सर भारत स्टेट एमिशन होता है सर, 6 पे आया, पहले सर 3 था सर। 3 से फिर 4 हुआ अपग्रेड के लिए, क्योंकि नेचर को सर उससे मतलब नेचुरल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी कि इससे नेचर हार्मफुल होता है, ये होता है वो होता है, तो उसके लिए सर BS4 लाए, फिर 6 लाए अब न्यू। Okay, so there is a recognition of need for change, that environment जो है polluted हो रहा है, noise pollution भी ज्यादा हो रहा है, और जो emission level है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से हमें अपने इंजन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसका स्टेज चेंज करना पड़ेगा। हमने कर दिया BS6 पे अपग्रेड कर दिया, राइट। रिकॉग्नाइज हो गया चेंज। यस सर। देन एस्टैब्लिश गोल्स फॉर चेंज। अब क्या किया, ये कैसे रिजॉल्व होगा? कैसे रिजॉल्व होगा? जब हम उस चेंज को
हम उस इंजन को अपग्रेड करेंगे। कैसे अपग्रेड करेंगे? दो मेजर अपग्रेडेशन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मैंडेटरी कर दिया। कौन से दो मेजर अपग्रेडेशन हुए हैं? पहला अपग्रेडेशन ये हुआ है कि हमने कार्बोरेटर हटा दिया है बाइक के अंदर से। हमने क्या लगा दिया है? फ्यूल इंजेक्टर्स, राइट। कार्बोरेटर हटा करके फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी बदल गई। टेक्नोलॉजी कैसे बदल गई? कार्बोरेटर जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड फ्लो जो आपके मैकेनिक होते हैं वो उसको प्रोवाइड करा देते हैं फॉर पेट्रोल सप्लाई के। स्टैंडर्ड फ्लो प्रोवाइड करा दिया कि वो स्टैटिक इसी लेवल पर ही फ्लो करता रहेगा, फ्यूल को इंजन के अंदर इंजेक्ट करता रहे, मतलब फ्यूल भेजता रहेगा इंजन को, ताकि आपका इंजन एक पर्टिकुलर कैपेसिटी पर काम करता रहे। आप कभी भी देखो, आप अपने व्हीकल्स को जब आप किसी ऊंचाई वाले लेवल पे ले जाते हो, जैसे फ्लाईओवर पर आपको चढ़ना है, तो आपका जो इंजन है वो डिमांड करता है कि आप ज्यादा एक्सेलरेशन करें, क्योंकि उसको पेट्रोल सप्लाई उतनी नहीं मिल पाती, वो मैनेज नहीं कर पाता है ना। तो हम एक्सेलरेट करते हैं तब जा करके वो उस पर चढ़ पाती है, बाइक क्लाइम कर पाती है। तो उसकी जगह आप डाल दिया फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो फ्यूल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजन उसको प्रोवाइड करा दे, इंजेक्ट करे। तो वो क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि अभी ज्यादा फ्यूल की जरूरत है इंजन को, तो वो ज्यादा फ्यूल उसमें दे देता है, इंजेक्ट कर देता है। अगर उसे कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट है इंजन को, तो वो कम फ्यूल उसको इंजेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम फ्यूल का जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारा कम से कम 15%, और अगर आप बहुत अच्छे से अगर ट्रेवल करते हैं तो 15 to 20% आप फ्यूल को बचा सकते हैं अपने व्हीकल में इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। साथ में एक कैटेलिटी कन्वर्टर लगा दिया। कैटेलिटी कन्वर्टर क्या होता है? जितने भी एमिशंस में जितनी भी गैसेस आती है ना एग्जॉस्ट सिस्टम से, उन सारे गैसेस को न्यूट्रलाइज करके आगे भेज देता है, जिसका मतलब जब एनवायरनमेंट में वो चीज मिलती है तो वो हार्मफुल नहीं होती। तो कैटेलिटी कन्वर्टर लगा दिया है ना। अच्छी बात है ना, स्टैब्लिश कर दिया इस चेंज को। सोचा कि कैसे करेंगे, हमें ये काम करना है तो हम मतलब एनवायरनमेंट सेव करना है, तो हमने ये दो चीज लगा दी, राइट। यस सर। यस सर। अब क्या है? डायग्नोज रेलिवेंट वेरिएबल्स। अब इस जगह पर क्या है? फ्यूल इंजेक्टर्स को रिपेयर करना है, फ्यूल इंजेक्टर्स को के व्हीकल्स को सर्विस करना हमारे एम्प्लॉइज को आता ही नहीं है, राइट। आप YouTube खोल लीजिए, जितने भी BS6 मॉडल्स हैं, अगर उसकी जो प्रॉब्लम होगी सब यही कहेंगे कि कंपनी सर्विस सेंटर को तो काम ही करना नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं इस बाइक में है क्या, राइट। तो इसका मतलब प्रॉपर उनको अभी ट्रेनिंग नहीं मिली, या फिर मिली है तो उन्होंने उसको इजीली हैंडल मतलब सीखा नहीं है, वो अभी उस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी तेजी से अभी व्हीकल्स नहीं मिले हैं। लेकिन अगले 5 साल में ये पता है कि हर मैकेनिक के सामने एक BS6 बाइक खड़ी हो जाएगी सर्विसिंग के लिए। तो यहाँ पर हमें रेलिवेंट वेरिएबल्स पर काम करना है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं हमें उन्हें रेडी कर देना चाहिए। ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं गया था, मेरे पास तो BS4 ही है, मैं गया था वहां जाके मैंने ऐसी कंसेंट पूछा सर्विसिंग के टाइम पर शोरूम में, तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि सर अभी तो गाड़ी समझ में ही नहीं आ रही, ना कस्टमर को समझ में आ रही, ना हमारे मैकेनिक्स को समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए टाइम, इस ट्रांजिशन में चाहिए समय। ये ट्रांजिशन एकदम से नहीं होना चाहिए था। ना तो हम समझ पा रहे हैं, ना कस्टमर समझ पा रहा है। कस्टमर क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि ये दो चेंजेस गाड़ी की कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 45,000 की बाइक है, वो आज की डेट में 65 के आसपास पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें बहुत महंगी हैं जो लगाई गई हैं गाड़ी के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये रेलिवेंट वेरिएबल्स को पहले डायग्नोज कर लेना चाहिए, वेदर एम्प्लॉयज आर रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज और नॉट। ये कंपनीज ने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेटरी हो गया, तो ये करना पड़ा है कंपनीज को, ठीक है। अब इसके लिए उन्हें ट्रांजिशन करना है। वो ट्रांजिशन फेज बहुत लंबा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कंपनीज पर डिपेंड करेगा वो कितनी जल्दी इस पर काम कर लेते हैं, कितनी जल्दी अपने एम्प्लॉयज को इस चीज को समझा देते हैं। इंस्टेंट इतना भी समझ लीजिए कि आपको अपने कस्टमर को भी ट्रेन करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। अभी देखिए, सिलेक्ट चेंज इंटरवेंशन, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है? सिर्फ ट्रेनिंग देना, प्लान इम्प्लीमेंटेशन टू चेंज। अभी हमारे पास क्या क्या है सोल्यूशन? हम अवेयरनेस फैलाएं, हम अपने लोगों को ट्रेंड करें और अपने कस्टमर को अवेयर करें इस टेक्नोलॉजी के लिए।
इम्प्लीमेंट कर लीजिए इवेल्युएट इम्प्लीमेंटेशन। इवेल्युएशन क्या है, हम ये देख लें कि भाई हमारा जो चेंज हमने किया है उस चेंज में हमें हमारा जो कस्टमर है वो सरवाइव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और हमारा जो एम्प्लॉय है वो भी सरवाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, आप जो व्हीकल परचेज करने का सोच रहे थे मार्च से पहले फरवरी तक, वो आपको पड़ रहा था 45, अब वो मार्च के बाद ही अचानक से आपको 65 पड़ेगा। क्या आप उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? सर कुछ लोग करेंगे। ओके, मतलब ये पर्टिकुलर चेंज ऐसा है बेटा, जब गाड़ी आपकी सर्विसिंग के लिए जाती है ना, मैं एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जब गाड़ी आपकी सर्विसिंग के लिए जाती है ना, तो सबसे पहले उसको वॉश किया जाता है, राइट? सबसे पहले क्या किया जाता है? वॉश। वॉश किया जाता है। और अगर उसे गलत तरीके से वॉश कर दिया ना तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर गलत तरीके से वॉश करने के बाद आपका फ्यूल इंजेक्टर में कुछ हो गया, प्रॉब्लम आया, तो कस्टमर को कम से कम 5 to 6,000 पे करने पड़ जाएंगे रिपेयरिंग के लिए। इस लेवल तक का चेंज है वो, तो आपको उस वॉशर को भी ट्रेंड करना पड़ेगा कि आपको कैसे उसे वॉश करना है। तो ये तो हो गया पहली बात कि लोग, इंडिया है, इंडिया में तो लोग भाई बाइक अगर किसी के पास है या कार किसी के पास है तो मतलब ये समझ लीजिए उसके फैमिली मेंबर है वो, और खुद ही लोग अपनी व्हीकल्स को मेंटेन कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपकी कस्टमर को अवेयर करना बहुत ज़रूरी होगा कि वो पहले जो रूटीन प्रोसीजर में अपने व्हीकल्स को वॉश करते थे वैसे ना करें। दूसरी बात, देर इज अ टेक्निकल रीजन कि अब उसमें मैकेनिकल सिस्टम नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो गया है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है तो फ्यूल भी ज़्यादा रहना चाहिए। ये एक अवेयरनेस देते हैं वो जब गाड़ी डिलीवर करते हैं कि सर आपको 3 to 4 लीटर्स पेट्रोल हमेशा रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका फ्यूल इंजेक्टर खराब हो सकता है। बिकॉज वो ऑटोमेटिक सिस्टम पर है, उसमें मोटर्स हैं, अगर वो मोटर्स विदाउट पेट्रोल अगर रन करेंगी तो खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना अवेयरनेस उन्हें देना जरूरी है। अब इसी को रजिस्ट भी कर सकता है, अगर आप, मैं बता रहा हूँ, अगर इसको रजिस्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है कस्टमर क्योंकि मैंडेटरी चेंज है, हर ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया, हर कंपनी ने कर दिया है ना। अगर ये मैंडेटरी नहीं होता, ऑफरिंग होती कंपनी की साइड से, तो कस्टमर्स अभी भी इसको रजिस्ट करते अपने लेवल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर चेंज सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की रेजिस्टेंस ही देखता है, वो कस्टमर की रेजिस्टेंस भी देख सकता है। कस्टमर भी उसे अवॉइड कर सकता है, नहीं लेगा। समझ रहे हैं? यस सर। सो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया तो हमारी मजबूरी है, हमें लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑफरिंग है नहीं। अब देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हर एक मॉडल एक ही तरीके से काम करेगा। ये कॉमन मॉडल है जो हम ये पढ़ रहे थे अभी, कि पहले नीड रिकॉग्नाइज कीजिए, फिर गोल बनाइए, फिर डायग्नोज कीजिए कि वही ये जो हम काम कर रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा। चेंज इंटरवेंशन मतलब कैसे आप चेंज करेंगे उसको सिलेक्ट कीजिए, और आप अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान कर लीजिए कैसे कैसे आप अपने इस पर्टिकुलर चेंज को किस किस लेवल पर आकर के इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि किसी को हार्म ना हो, किसी को ये फील ना हो कि उसका जॉब चला जाएगा, वो इजीली उस चीज को बिना रेजिस्टेंस के काम कर पाए, उस पर शिफ्ट हो पाए। अब आता था इम्प्लीमेंट चेंज, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेल्युएट कीजिए ताकि आप उसमें देखें कि आप किस लेवल तक सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखिए कर्ट लेवल्स मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, ये भी कह रहा फर्स्ट स्टेज है अनफ्रीजिंग। लाइक इधर क्या लिखा है, फर्स्ट इंक्रीज द ड्राइविंग फोर्सेस दैट डायरेक्ट बिहेवियर अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग situation or status quo. Second, decrease the restraining forces that negatively affect the management movement from the existing equilibrium. One second. प्रणय, आपको सब पीपीटीज मिल जाएंगी, डोंट वरी, ये पूरा आपके सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, आपको पूरा मिल जाएगा। थर्ड, फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स लिस्टेड अबव। ये दोनों मेथड्स को आप एक साथ, मतलब ये देख लीजिए कि कौन सी चीज ऐसी है जिसमें लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं, उनका एग्जिस्टिंग बिहेवियर क्या है एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से, और दूसरा कि वो कैसे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं अगर आप कोई चेंज करेंगे। तो इन दो का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख लें। इसके बाद सेकंड स्टेज है,
जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को परसुएट करेंगे, कन्विंस करेंगे किसी एक चेंज के लिए। एंड देन थर्ड वन इज रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग मतलब अब आप क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल चेंज देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चेक कर रहे हैं वेदर वी हैव डन अ चेंज, वी हैव इनिशिएटेड अ चेंज विद फेवरेबल कंडीशंस और नॉट। अगर नहीं किया है तो हमें उसको सही करना होगा। कभी कभी हम फॉर्मल इनफॉर्मल मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी हम इतने कंफर्ट दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, इतना ज्यादा उनके साथ अपना तालमेल अच्छा कर लेते हैं कि उस चेंज के लिए हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देती। लोग उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम हार्ड मेथड से भी कर सकते हैं, हम सॉफ्ट मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब हम बाय फोर्स भी इनिशिएट करा सकते हैं। लेकिन बाय फोर्स में ये ध्यान रखिएगा, आपको रेजिग्नेशंस जैसी चीजें, एट्रिशन रेट देखनी जैसी चीजें, लो मोरल जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। और आपकी जिम्मेदारी यह है कि लोगों का मोरल डाउन ना हो, उनका मोटिवेशन लेवल डाउन ना हो, और आपको उन्हें रिटेन भी करना है और आपको सरवाइव भी करना है। तो टाइमली उस चेंज को इनिशिएट कीजिए और उन्हें प्रिपेयर करने के बाद इनिशिएट कीजिए। लिपिड्स फेजेस ऑफ चेंज थ्योरी है, जिसमें देखो फिर से वही बात आ गई, डायग्नोज द प्रॉब्लम। पहले हम चेंज के लिए जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करें, फिर हम मोटिवेशन, असेस द मोटिवेशन कैपेसिटी फॉर चेंज। पहले चेक करें कि हमारी कैपेसिटी भी है इस चेंज को करने लायक या नहीं है। देन असेस द रिसोर्सेज एंड मोटिवेशन ऑफ द चेंज एजेंट। दिस इंक्लूड्स द चेंज एजेंट्स कमिटमेंट टू चेंज, पावर एंड स्टेमिना। ठीक है, आपको रिसोर्सेज देखने होंगे कैसे आप इस चेंज को कर सकते हैं। एज अ चेंज एजेंट उसे लेकर के चलना होगा। चूज प्रोग्रेसिव चेंज ऑब्जेक्ट्स। इन दिस स्टेप एक्शन प्लान्स आर डेवलप्ड एंड स्ट्रेटजीज आर एस्टैब्लिश्ड। इधर क्या होगा, आपने ये क्या किया है, इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाया, जैसे ऊपर बनाया था। The role of the change agent should be selected and clearly understood by all parties so that expectations are clear. Examples of roles are cheerleaders, facilitators and experts. ठीक है, लोगों को रोल क्लैरिटी दे सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं। आप हर किसी का रोल क्लैरिटी दे दीजिए उसे, तो वो आप इजीली अपने चेंज को मेंटेन कर पाएंगे। मेंटेन द चेंज, कम्युनिकेट फीडबैक। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अगर फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, है ना। इसी फीडबैक की वजह से हम कह सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज है। अगर ये फीडबैक नेगेटिव मिला तो हम फिर से चले जाएंगे डायग्नोज द प्रॉब्लम। दैट मींस हमने या तो प्रॉब्लम गलत आइडेंटिफाई कर ली, या फिर हम अपने इधर आ जाएंगे जहां हम अपने रोल क्लैरिटी पर थे, यानी कि हमने इम्प्लीमेंटेशन गलत कर दिया, है ना, अगर हमें सही नहीं मिल रहा तो। कॉटलर्स 8 स्टेप मॉडल है ये। Create urgency, then create a coalition, develop a vision and a strategy, communicate the vision, empower action, get quick wins, leverage wins to drive change, embed it in culture। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे, आप पहले क्लाइमेट क्रिएट कर रहे हैं चेंज के लिए, जो हम पहले से बात कर रहे थे कि भाई ट्रेनिंग दीजिए। यहाँ पे क्या किया, अर्जेंसी क्रिएट करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें पता चल गया कि टाइमली कि हमारा चेंज करना जरूरी है। फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करी और लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। थर्ड स्टेज तक हमने क्या किया, एक क्लाइमेट बना दिया चेंज के लिए। एंगेजिंग एंड एनेबलिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना विजन, एम्पावर, एक्शन और गेट क्विक विंस। इधर क्या लिखी, ये 3 स्ट्रैटेजीज लिखी हैं। इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबको एंगेज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चेंज के लिए। इंप्लीमेंटिंग एंड सस्टेनिंग चेंज। हम इंप्लीमेंट करने के बाद फीडबैक लेके चल रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि हम सस्टेन कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर चेंज में या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे। ये है इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ प्लान चेंज। सब में एक ही बात होगी। देखिए, एक्सप्लोरेशन मींस वेरीफाई द नीड फॉर चेंज। हमें नीड एक्सेस करनी है, चेंज की क्या जरूरत, आखिर जरूरत क्या है। प्लान करें, हम एक्शन सीक्वेंसेस बना लें जिससे हम उस चेंज को इनिशिएट करेंगे। फिर एक्ट, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और फीडबैक ले रहे हैं। इंटीग्रेशन मींस अलाइनिंग विद अदर बिजनेस एरियाज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हम वाकई में सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और दूसरा हमारा जो बिजनेस एरिया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसके थ्रू। तो अलाइनमेंट हम सेट करेंगे कि वेदर this particular change support all the processes of our business or not. Next is Agdar model. This is very important and very general, that awareness. You have to first aware about the need of change. Again the same thing is happening. Desire to participate in and support the change. अब यहाँ पे बात आती है desire की. Desire means whether you wanted to make a particular change in your organization or not. If yes, then you can go ahead for the next step, knowledge. नॉलेज है हाउ टू चेंज, कैसे आप चेंज करेंगे। दैट मीन्स इधर आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, यहाँ पर आप डिस्कशंस में हैं, यहाँ पर आप सोच रहे हैं वो तरीके, यानी इंप्लीमेंटेशन प्लान बना रहे हैं कैसे हम चेंज करेंगे। एबिलिटी टू इंप्लीमेंट न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर्स, यहाँ पे अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। फिर
रीइंफोर्समेंट, यानी कि रीइंफोर्समेंट में आप इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आप ये चेक कर रहे हैं वेदर वी आर गोइंग टू सस्टेन विद दिस चेंज और नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये सारे मॉडल्स एक ही बात कहते हैं, क्योंकि हम एक ही टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, तो सारे मॉडल्स एक ही बात कहते हैं। सब ने अपने अपने नाम अलग दिए हैं, लेकिन प्रोसेस सेम है सबका। ठीक है, आप जनरल प्रोसीजर को भी देखेंगे तो वो भी यही कहता है कि पहले नीड आइडेंटिफाई करें चेंज की, फिर देखें कि वो चेंज कैसे हो पाएगा, उसके लिए पॉलिसी बनाएं, प्रोसीजर्स बनाएं, फिर उसे इंप्लीमेंट करें, उसका फीडबैक देखते रहें कि वेदर यू आर गोइंग टू सस्टेन विद दिस पर्टिकुलर चेंज और नॉट। ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन or query? No, sir. Okay, then we'll close this session. You will find your notes on portal. Thank you, sir. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.